स्टूडेंट्स, तो आज अपना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकेंड क्लास और आज अपने समझने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में दिया हुआ है। होने को ना ये फॉर्मेट जो है अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस का होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको समझ जाते हैं ना, आपको ये फॉर्मेट एकदम छोटा सा लगेगा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा सो दैट कि आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ पाए और आपको कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर पाए। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मेट है। सबसे पहला चीज ना, आपको जो लिखना होता है बुक्स ऑफ, जो कि अपने को मालूम ही है। नेक्स्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब जिस साल के लिए आप कैश फ्लो बना रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने से भी चलता है, ठीक है, क्योंकि अपने को जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है वो इनडायरेक्ट मेथड में ही बनाना होता है। लेकिन ये लिखना दैट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज्यादातर बच्चे देखता हूँ कि ये लिखते ही नहीं है, जिसके कारण उन लोग का हाफ मार्क्स 1 मार्क्स काटने का चांसेस रह जाता है, ठीक है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज लिखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्टली जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछला वीडियो में कि ये एक अकाउंट नहीं है, ये कोई लेजर नहीं है, यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट है, जस्ट एक फ्लो ऑफ कैश को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मेट है सर, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक पर्टिकुलर्स लिखना है, फिर अमाउंट लिखना है, अमाउंट लिखना है। मैंने 2 कॉलम लिया है, कोई चाहे एक कॉलम भी ले सकता है। 2 कॉलम से प्लस माइनस करने में थोड़ा इजी होगा बोल के मैंने यहाँ पर लेके रखा हुआ है, आप लोग भी 2 कॉलम ही लीजिएगा। नेक्स्टली अपने समझते हैं इसका सबसे पहला एक्टिविटी, ठीक है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम बोलते हैं ना, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, 2 तरीका से बनता है। डायरेक्ट मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हो, एक इनडायरेक्ट तरीका से भी निकाल सकते हो। ये जो डायरेक्ट तरीका से जो निकालना है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब आपको जो कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो किस तरीका से निकालना है, इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है? डायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, आपका जो ऑपरेशन है, ओके, उस ऑपरेशन जैसे कि सेल किया आपने तो 10 लाख आया मान लो, परचेज किया आपने 6 लाख रुपया गया, सैलरी वेजेस वगैरह वगैरह आपने पेमेंट किया 1 लाख रुपया गया, ठीक है। तो इसका मतलब 10 लाख आया आप लिखेंगे, सेल करके 10 लाख आया, परचेज करके 6 लाख गया, सैलरी वेजेस पे करके 1 लाख गया। तो आपका जो नेट इनफ्लो रहेगा ऑपरेशन से कितना हो रहा है, 3 लाख रुपीस हो रहा है। आप ऐसे नहीं देख के ना, अलग तरीका से भी देख सकते हैं। तो सेल में से आपने तो एक्सपेंसेस ही ना माइनस किया, तो आप क्यों ना प्रॉफिट ले लेते हो डायरेक्टली, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, हम लोग प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक। लेकिन जब हम प्रॉफिट लेते हैं ना, यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट ले, ग्रॉस प्रॉफिट ले, नेट प्रॉफिट ले, या कौन सा प्रॉफिट ले? तो देखिए यहाँ पर अपने क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब अपने को क्या करना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से देखना चाहिए, वो भी कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ना बिजनेस का जो भी ऑपरेशनल इनकम होता है और जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होता है उसके यदि आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सारे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ग्रॉस प्रॉफिट में होते हैं वो ऑपरेटिंग नेचर के ही होते हैं। लेकिन जहां तक नेट प्रॉफिट का बात है ना, वो सारा का सारा ऑपरेशनल नेचर का नहीं होता है। मतलब कुछ ऑपरेशनल नेचर का होता है और कुछ नॉन ऑपरेशनल नेचर का भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बिल्डिंग बेच लिया और मैंने कुछ कमा लिया, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाते हैं। तो ये सब को अपने को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। मतलब अपने को कहां पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचना है। तो अपने को ना एग्जाम में कौन सा दिया रहेगा, अपने को ना ग्रॉस प्रॉफिट ना नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, अपने को दिया रहेगा प्रॉफिट व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट। क्योंकि अपने को एग्जाम में क्या दिया जाता है, एक बैलेंस शीट दिया जाता है और उसी बैलेंस शीट से अपने को निकालना होता है कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। इसका मतलब वो प्रॉफिट जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होके रखा हुआ है। अब एक चीज समझिएगा सर, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नेट प्रॉफिट ही ट्रांसफर होता है कहां पर, बैलेंस शीट में। ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो क्या होता है कि आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है ना, जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को बांटा जाता है। बांटने के बाद जैसे कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, आपने टैक्स पे कर दिया, ठीक, आपने कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये करने के बाद जो प्रॉफिट आता है
वो होता है ट्रांसफर कहाँ पर, बैलेंस शीट में, और आपको दिया रहता है बैलेंस शीट का प्रॉफिट। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या करना होता है ना सर, बैलेंस शीट का प्रॉफिट में से रिवर्स कैलकुलेशन करके अपने को पहुंचना होता है ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में। वो कैसे कर सकते हैं अपने, देखिए उसको समझाने के लिए ना मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, देखते हैं। लेजर टाइप, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, आप ऐसे मत बनाइएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, आप ऐसे मत बनाइएगा। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ना जो नेट प्रॉफिट आया रहता है उसमें से जनरल रिजर्व या बाकी रिजर्व में जो ट्रांसफर होता है, डिविडेंड जो पे करते हैं अपनी इक्विटी शेयरहोल्डर को, यदि साल के बीचों बीच इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हैं, यदि कुछ टैक्स का प्रोविजन बनाती है, ये सब करने के बाद अपना क्या आता है, नेट प्रॉफिट विच हैज बीन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इसके साथ अपने रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन करना मतलब इसको हम लोग एड बैक कर देंगे, क्योंकि अपने को पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो इसको ऐड बैक करेंगे ना, मतलब 50,000 के साथ ये सारी चीजों को ऐड बैक कर देंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे 80,000 में। फिर उसके बाद इस 80,000 के साथ ना अपने क्या करेंगे, ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसको भी क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। मतलब डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब जो होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसको ऐड बैक कर देंगे। फिर जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ रहता है, उस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे, क्योंकि अपने को पहुंचना कहाँ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो यहां से अपने कहाँ पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंच गए सर। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचे हैं ना, लेकिन वो ना कैश प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ऑपरेशनल नेचर में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैश नहीं जाता है, खर्चा तो है लेकिन पैसा नहीं जाता है। जैसे सर डेप्रिसिएशन एक पकड़ो, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जिसका डिडक्शन के बाद अपना नेट प्रॉफिट आया, लेकिन कैश के टर्म्स में देखें ना तो ये वाकई में बिजनेस से पैसा नहीं गया हुआ है। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो आप, ये सब में आपने खर्चा रिकॉर्ड किया, लेकिन इसमें क्या है, पैसा नहीं जाता। गुडविल को राइट ऑफ किया, पेटेंट्स को राइट ऑफ किया, ठीक है, ये सब में भी क्या है, खर्चा हुआ है लेकिन कैश नहीं जाता है। अपने को क्या निकालना है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऐसे जितने भी नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको क्या कर दीजिएगा, आप एड बैक कर दीजिएगा, क्योंकि अपने को पहुंचना है कैश प्रॉफिट में। तो यहां पर मैंने वही कर दिया, अदर ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब डिप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, ये सारी चीजों को मैंने क्या कर दिया, एड बैक जब हम कर देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, टू ऑपरेटिंंग कैश प्रॉफिट। तो ये मैंने देखो रिवर्स कैलकुलेशन किया, मैंने यहां से लेकर यहां तक किया, तो इसके लिए ये क्या हो गया मेरा इनडायरेक्ट मेथड। यदि हम ऊपर से आते हैं ना, जैसे कि सेल, ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करके, तो ये हो जाता मेरा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अपने को समझ में आया सर इनडायरेक्ट मेथड में एक्चुअली होता क्या है। सर यहाँ पर भी ना एक चीज समझे, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट तो आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो सैलरीज है, जो वेजेस है, इसमें तो बहुत सारे कैश टर्म्स में पे नहीं किया होगा, क्योंकि अपने जो पीएल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, अपने बनाते हैं अक्रूअल बेसिस में। ठीक है, सिंस अपने इसको अक्रूअल बेसिस में बनाते हैं तो मे बी वेजेस जो होके रखा हुआ है वो मैंने पे नहीं करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सैलरीज मैंने 2 साल एडवांस पे करके रख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का जो एडजस्टमेंट है, इन शॉर्ट अपने बोले वर्किंग कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है उसको भी अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार अपने वर्किंग कैपिटल का भी एडजस्टमेंट कर देते हैं तो अपने पहुंच जाएंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो अब इसको ना फॉर्मेट में कैसे लिखना है वो देखते हैं। यहाँ देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करना है, सबसे पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखे आना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सी नोट 1। तो नोट 1 में क्या लिखा हुआ है, सर नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, जो कि आफ्टर अप्रोप्रिएशन होता है, वो कहां से मिलता है अपने को, बैलेंस शीट में मिलता है। उसके बाद अपने क्या करते हैं, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि ये माइनस क्या रहता है उसको ऐड बैक करते हैं, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स को सबको ऐड बैक करके आ जाता है मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसके बाद अपने को मालूम था सर कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करना है। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, अमोर्टाइज, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारे क्या है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आपको मालूम था कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये सबको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
इसके बाद आ गया मेरा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जैसे कि अपने को मालूम था कि बहुत सारे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग रहते हैं, तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट में क्या होगा, एट डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब अपने ऐड क्यों करें, मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 5 लाख का डेटर्स था, ठीक है, और साल का एंड में आपके पास 1 लाख का डेटर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो 5 लाख का जो डेटर्स है ना, उसमें से 4 लाख के डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया होगा, तो इसीलिए अभी आपका डेटर्स कितना दिखा रहा है, 1 लाख। इसका मतलब वो जो 4 लाख रुपीस आया हुआ है ना, उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मान के चलिए 10 लाख का आपका स्टॉक है, और एंड ऑफ द ईयर में आपका क्या है, 8 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आपने 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक को बेच दिया होगा, तो मतलब बेचते समय पैसा आया होगा। ठीक है, तो वैसे करके डिक्रीज इन करंट एसेट को अपने क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करते हैं, लेस करते हैं। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज मतलब मैंने छोटा सा लोन ले लिया, मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ले लिया, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज होने से मेरा क्या हो जाता है, ऐड करना पड़ता है, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज के केस में क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे मेरा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करेंगे ना, कि जो भी इनकम टैक्स पे किया हो रहता है, देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है वो प्रोविजन था, वो मैंने एस्टिमेट किया हुआ था कि मेरा इतना टैक्स होगा, लेकिन यहाँ पर जो अपने जो टैक्स माइनस करेंगे वो एक्चुअल में जो आपने टैक्स पे करके रखा हुआ है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अपना आ जाता है नेट कैश, यदि पॉजिटिव आया तो इनफ्लो, यदि नेगेटिव आया तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये था अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फॉर्मेट था, उसको अपने समझ लिए। तो नेक्स्ट है अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में ऑलमोस्ट मैंने पिछला वीडियो में सब कुछ समझा ही दिया, तो एक बार छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब जहाँ पर पैसा अपने लगाते हैं, तो पैसा लगाते समय अपना पैसा जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, गुडविल चाहे वो इंटेंजिबल एसेट वो सब खरीदना। ठीक है, ये सब केसेस में अपना क्या है, पैसा जाता है, तो उसको अपने क्या कर देते हैं, लेस करते हैं। और यदि अपने बेचते हैं, लैंड को खरीद बेचते हैं, बिल्डिंग को बेचते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को बेचते हैं, ठीक है, ये सब केसेस में पैसा आता है, तो वो सब केसेस में क्या करेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ये सारी चीजों को ऐड करेंगे। और यहाँ पर जितने भी जो खरीद रहे हैं, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सबको अपने क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अच्छा, एक और आइटम देखिएगा, सिंस आपने इन्वेस्ट करके रखा हुए, मान लीजिए आपने शेयर्स खरीद के रखा हो किसी और कंपनी का, आपने डिबेंचर्स लेके रखा हो किसी और कंपनी का, उसमें जो पैसा मिलता है ना, वो भी किसका एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही है। पिछला वीडियो में मैंने शायद आपको गलती से फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोल दिया था, वहां पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है कि इस जगह मैंने छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही बोलते हैं, और जब मिलता है उसको अपने क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं। तो इसमें यदि जो पॉजिटिव आएगा तो अपने नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आता है तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बोला था, इस एक्टिविटी में क्या होता है, पैसा का जुगाड़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पिछला वीडियो में समझाया हुआ है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करके जो पैसा आता है ऐड करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऐड करेंगे। तो ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ना डायरेक्ट मेथड में बनता है। ओके, सीधी सी बात है, पैसा आएगा ऐड करो, जाता है तो लेस करो। ठीक है, तो कोई झमेला नहीं होता है। डिविडेंड पेड, इंटरम डिविडेंड पेड, यदि इंटरेस्ट पे करते हो, लोन को रिपेमेंट करते हो या डिबेंचर्स को रिपेमेंट करते हो, ये सारे केसेस में पैसे जाते हैं, तो इसको लेस कर देंगे। अकाउंटेंसी में इनफैक्ट हर जगह जो नेगेटिव बैलेंस होता है उसको अपने ब्रैकेट से देते हैं, यहाँ पर जरूर से ब्रैकेट दीजिएगा, बाद में एक्चुअली अपने प्लस माइनस करेंगे तो नहीं तो मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा। तो नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी आ गया। पॉजिटिव आया तो इनफ्लो, नेगेटिव आया तो आउटफ्लो। अब ना ए दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी का जो कैश फ्लो का आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। यदि पॉजिटिव आता है तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, यदि नेगेटिव आता है तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होता है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या, जब भी हम कैश फ्लो में कैश बोलेंगे ना, इसका मतलब ये सारी चीजें भी जो कि एकदम कैश की तरह ही है, जैसे बैंक में पैसा होना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होना, मतलब जब चाहे तब बेचो और किसी को पेमेंट करना है कर दो, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैश होता है वो। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो, करेंट इन्वेस्टमेंट बोलो, चेक्स बोलो या ड्राफ्ट्स ऑन हैंड बोलो,
ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट कैश इक्विवेलेंट ही है। तो जब भी आप ओपनिंग कैश बोलेंगे ना, तो ये सारी चीजों को इंक्लूड कीजिए, उसका आप जोड़ दीजिएगा ना, तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। यदि आता है आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। यदि नहीं आता है तो आपने कुछ गड़बड़ करके रखा हुआ है। एक और चीज, सिंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने यहाँ पर लिखते हैं, इसका मतलब जो वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस का जो जगह था ना, वहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वहां पर नहीं आते। मतलब अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितने भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से, उसका एडजस्टमेंट कहां पर होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। तो ऐसे आपका एक कैश फ्लो मैथ हो जाएगा। इसके साथ एक छोटा सा चीज समझते हैं जो कि 1 मार्क के लिए काफी फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये लोग का पूछने के लिए। देखिए, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं ना, मतलब बिजनेस का जो काम है, उस काम से जो पैसा आता है उसको अपने क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे और लेस करते हैं, ठीक है। यदि कोई फाइनेंसिंग कंपनी हो, कोई बैंक्स हो, तो उसके लिए इंटरेस्ट मिलना वो कौन सा एक्टिविटी हो जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है, क्योंकि वो लोग का तो काम ही इंटरेस्ट कमाना है, इंटरेस्ट कमा के अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, ठीक है। यदि आपको यदि पूछे कि सो एंड सो फाइनेंसिंग कंपनी और सो एंड सो बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट विच एक्टिविटी, तो आपको क्या बोलना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उस समय आप इन्वेस्टिंग मत बोल दीजिएगा। आपको मालूम रहता है कि हर बार इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, कंपनी का नाम देख लीजिएगा। इसी के साथ मेरे को लगता है कि आपको ये जो फॉर्मेट है काफी छोटा सा लगेगा, काफी समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ याद करने वाला चीज नहीं है, काफी कंसेप्चुअल है, और नेक्स्ट क्लास से अपने क्या है समझ करना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाय बाय।